हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो भारतीय राज्य व्यवस्था के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करने वाले हैं संसद के सत्र के बारे में। जैसा कि मैंने कल जो है कि आपका टॉपिक चल रहा था संसद, उसी का एक हिस्सा आता है संसद का सत्र। तो इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, जो संसद के सत्र होते हैं वो 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है मेरे प्यारे दोस्तों? 3 प्रकार का होता है। अगर मैं इसमें बात करूं कि कौन कौन सा होता है तो उसको समझिए मेरे प्यारे दोस्तों कि कौन कौन सा होता है। पहला आपका अगर मैं बात करूं कि कौन सा होता है तो बजटकालीन सत्र होता है, बजटकालीन सत्र। दूसरा अगर मैं बात करूं कि क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों तो ये होता है आपका मानसून सत्र, मानसून सत्र। या मैं बात करूं कि इसको और एक नाम से जाना जाता है, क्या नाम आता है मेरे प्यारे दोस्तों उसको बताइए आप लोग। तो इसको बोलते हैं वर्षाकालीन सत्र, वर्षाकालीन सत्र के नाम से भी जाना जाता है। अब मैं बात करूं कि जो तीसरा आता है वो क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, तो है आपका शीतकालीन सत्र। क्या है? शीतकालीन सत्र। ये 3 सत्र जो है कि संसद के आयोजित होते हैं, इसके बैठक आयोजित होते हैं। अब मैं बात करूं कि जो 2 सत्र होते हैं, जैसे मान लीजिए ये और ये, इनके बीच जो बैठक का कार्यक्रम होगा वो मिनिमम 6 महीने का गैप होगा। क्या होगा? 6 महीने का गैप होगा, यानी कि 6-6 महीने के अंतराल पे जो है कि आपके बैठक होती हैं। यानी तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं इसके टाइम ड्यूरेशन की बात करूं कब से कब तक लगता है बजटकालीन सत्र, तो ये लगता है आपका, अगर मैं बात करूं तो फरवरी से लेकर आपका मई तक। अब मैं बात करूं मानसून सत्र का, तो मानसून सत्र कब से कब तक लगता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप लोग समझ चुके होंगे कि कब से कब तक लगेगा। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये जुलाई से आपका कब तक लगेगा? सितंबर। ठीक। और शीतकालीन सत्र की अगर मैं बात करूं तो ये लगता है आपका नवंबर से लेकर दिसंबर तक। कब तक लगता है मेरे प्यारे दोस्तों? नवंबर से दिसंबर। अब देखिए फरवरी से जुलाई तक जाइए, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 6 महीने का गैप हो गया। अगर मई से जाएंगे तो सितंबर तक जाना पड़ेगा। अगर मई में ये सत्र चालू होता है तो ये सत्र जो मानसून सत्र है वो आपका कब चालू होगा? सितंबर में चालू होगा। अगर आपका यहाँ पे मानसून सत्र सितंबर में चालू होता है तो शीतकालीन सत्र आपका दिसंबर में चालू होगा, और मानसून सत्र जुलाई में चालू होता है तो शीतकालीन सत्र आपका कब चालू होगा? नवंबर में चालू होगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। अब मैं बात करूं इसके आगे कि जो लोकसभा का विघटन होता है उसके बारे में, तो समझिए मेरे प्यारे दोस्तों, लोकसभा का विघटन, लोकसभा का विघटन। देखिए लोकसभा का विघटन कौन करता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, क्वेश्चन पूछता है सीधे सीधे कि लोकसभा का विघटन कौन करता है। तो इसकी अगर मैं बात करूं कि इसके विघटन कौन करता है, तो ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों? राष्ट्रपति के द्वारा जो है कि लोकसभा का विघटन किया जाता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं, उनको भी देखना है आपको मेरे प्यारे दोस्तों, तो उनको देखिए। क्या आता है मेरे प्यारे दोस्तों? लोकसभा लोकसभा के विघटन के संबंध में क्या क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए जब लोकसभा विघटित तो होने पे होती है, उस दौरान अगर लोकसभा के द्वारा कोई विधेयक पारित करके, क्या करके, विधेयक पारित करके राज्यसभा में भेजा जाता है, और उसी दौरान जो है कि जैसे ही राज्यसभा में भेजा गया वैसे ही जो है कि लोकसभा आपकी भंग हो गई, तो विधेयक क्या हो जाएगा? खारिज हो जाता है। क्या हो जाता है मेरे प्यारे दोस्तों? समाप्त हो जाता है। अब मैं बात करूं कि अगर कोई विधेयक राज्यसभा के द्वारा जो है कि लोकसभा में भेजा जाता है, और भेजने के जस्ट बाद जैसे भेजा ही जाता है तब तक जो है कि आपका लोकसभा विघटित हो जाती है, उस दौरान जो है कि वो आपका जो विधेयक है ना, वो विधेयक क्या होगा? समाप्त हो जाएगा। क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? वो विधेयक समाप्त हो जाएगा। अब मैं बात करूं
कि यदि आपका कोई जैसे राज्यसभा के द्वारा कोई जो है कि प्रस्ताव बना या विधेयक बना और वो राज्यसभा लोकसभा में भेजने से पहले जो है कि राज्यसभा लोकसभा विघटित हो गई, क्या हो गई, लोकसभा विघटित हो गई, उस दौरान क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों कि जो विधेयक राज्यसभा के द्वारा बना होता है वह क्या होता है, पारित हो जाता है। क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, पारित हो जाता है। तो इसके अंतर्गत जो हमने 3 पॉइंट बोले हैं आप लोगों के लिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको देख लेने हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, और मैं आप सबसे यही कहूंगा कि आप लोग प्रॉपर नोट्स बनाइए और नोट्स बनाने के साथ साथ आप नोट्स को देखते हुए चलिए और प्रश्नों को हल करते हुए चलिए, क्योंकि जस्ट जैसे ही ये मेरा समाप्त होगा उसके बाद से सिर्फ और सिर्फ मैं जो है कि आप लोगों के लिए क्या कराऊंगा, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन कराऊंगा, ऑब्जेक्टिव सीरीज लेके आऊंगा सिर्फ और सिर्फ संविधान के लिए, जो हमारी लाइव क्लास होगी। क्या होगी, जो हमारी लाइव क्लास होगी। जब लाइव क्लास होगी तो इन सारी चीजों को जो यहाँ पे छूटे होंगे उन सारी चीजों को मैं जो है कि ऑब्जेक्टिव में कवर कर दूंगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करूं मेरे प्यारे दोस्तों किसके बारे में, विधेयक के बारे में। तो समझिए मेरे प्यारे दोस्तों, विधेयक विधेयक की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास 3 प्रकार का मुख्य विधेयक की अगर मैं बात करूं तो पहला आएगा हमारा धन विधेयक। क्या आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, धन विधेयक। दूसरा मैं बात करूं कि क्या आएगा तो ये आता है हमारे पास वित्त विधेयक। तीसरा अगर मैं बात करूं कि क्या आएगा मेरे प्यारे दोस्तों तो वो आता है आपका साधारण विधेयक। ठीक है, अब देखिए कि इन विधेयकों के लिए जो आर्टिकल्स आते हैं उनकी अगर मैं बात करूं कि धन विधेयक के लिए कौन सा आर्टिकल आता है तो आर्टिकल आता है आपका 110, और मैं बात करूं वित्त विधेयक के लिए कौन सा जो आर्टिकल आता है वो आता है तो इसके लिए आर्टिकल आता है 117। कौन सा आता है मेरे प्यारे दोस्तों, 117। और साधारण विधेयक की अगर मैं बात करूं तो ये नॉर्मल विधेयक के लिए पारित हो जाता है, तो इसमें कुछ सोचना नहीं है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब मैं बात करूंगा इसमें जो हमारा धन विधेयक आता है इसके बारे में। इसके लिए 110 आर्टिकल दिया गया है। क्या होता है, यह भारत सरकार के सभी प्रकार के आय व्यय से संबंधित होता है। किससे होता है, यह भारत सरकार के सभी प्रकार के आय व्यय से संबंधित होता है। यह भारत सरकार की जो संचित निधि होता है पर सभी प्रकार के भारित आय व्यय जो है कि इसी में किया जाता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब मैं बात करूं कि अगर धन विधेयक को लेकर किसी प्रकार का संशय है, क्या है, संशय है, तो इसका निपटारा कौन करता है तो लोकसभा स्पीकर करता है। कौन करता है, लोकसभा स्पीकर करता है। धन विधेयक लोकसभा में पारित होने से पहले अगर मैं बात करूं राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से लोकसभा में प्रतिस्थापित होता है। अब एक पॉइंट और नोट करने हैं आपको जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए धन विधेयक अगर राज्यसभा में जो है कि लोकसभा में पारित होकर राज्यसभा में भेजा जाता है तो राज्यसभा इसको मैक्सिमम जो है आपको 14 दिन तक, कितने दिन तक, 14 दिन तक रोक सकती है। क्या कर सकती है, रोक सकती है। लेकिन अगर 14 दिन बाद भी राज्यसभा आपका पारित करके नहीं भेजती है तो यह स्वयं पारित हो जाता है। क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, यह स्वयं पारित हो जाता है। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, स्वयं पारित हो जाता है। अब जो है कि धन विधेयक को पारित करता कौन है उसको समझिए। तो जो वित्त मंत्री होता है जिसको बोलते हैं फाइनेंशियल मिनिस्टर, फाइनेंशियल मिनिस्टर जो है कि आपका पारित करता है। किसको पारित करता है मेरे प्यारे दोस्तों, धन विधेयक को। किसको पारित करता है, धन विधेयक को जो है आपका जो है कि फाइनेंस मिनिस्टर ही केवल पारित करता है। इसमें भारत सरकार के द्वारा ली जाने वाली उधार आय व्यय या किसी भी प्रकार के कर की अगर मैं बात करूं उसमें परिवर्तन या कर को बढ़ाना या घटाना सभी प्रकार के जो है कि लेखा जोखा किसके अंतर्गत किया जाता है, धन विधेयक के अंतर्गत ही किया जाता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों,
एक पॉइंट और आता है, क्या आता है मेरे प्यारे दोस्तों, उसको समझिए कि इस अगर मैं बात करूं कि धन विधेयक के लेकर किसी प्रकार का कोई भी जो है आपका, अगर मैं बात करूं प्रावधान होता है, क्या होता है, प्रावधान होता है या चुनौती, प्रावधान की चुनौती दी जाती है, तो यह न्यायालय, राष्ट्रपति या मैं बात करूं कि संसद के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती है। अगर इसको लेकर किसी भी प्रकार के आपके पास आपत्तिजनक बातें हैं कि ये सही नहीं है, तो इसके लिए किसी भी प्रकार की कोई भी चुनौती, न्यायालय हो, आपका संसद हो या कहीं भी हो, कहीं भी इसके प्रकार की चुनौती इसके लिए नहीं दी जा सकती है, ना ही इसमें जो है कि आपका संशोधन किया जा सकता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब आगे बढ़ता हूं और आगे की पॉइंटों को देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। क्या देखेंगे, वित्त विधेयक के बारे में समझते हैं कि वित्त विधेयक हमारा क्या है, उसको समझिए। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, वित्त विधेयक के बारे में कि वित्त विधेयक क्या है। इसके लिए जो आर्टिकल दिया हुआ है आपका, कितना दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों, 117। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, वित्त विधेयक क्या होता है, वित्त विधेयक का मुख्य कार्य क्या है उसको समझिए। तो इसका मुख्य कार्य है कि जो राजस्व होता है और भारत सरकार की जो आय व्यय होती है उसका जो है कि वर्णन करना, क्या करना, उसका वर्णन करना। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि रेवेन्यू की अगर मैं बात करूं, रेवेन्यू जिसको राजस्व बोलते हैं, क्या बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, राजस्व, और रेवेन्यू एंड सेंट्रल एक्सपेंडिचर, क्या मेरे प्यारे दोस्तों, एक्सपेंडिचर, यानी कि जो राजस्व होता है और आय व्यय होता है भारत सरकार की, उसका जो है कि वर्णन करना क्या है, उसी से संबंधित होता है। अब मैं बात करूं वित्त विधेयक, देखिए सभी प्रकार के जो धन विधेयक होते हैं वो वित्त विधेयक हो सकता है, लेकिन सभी प्रकार का जो वित्त विधेयक है वो धन विधेयक नहीं हो सकता है। क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। उसके बाद से अगर मैं बात करूं वित्त विधेयक को जो है कि पारित किसके द्वारा किया जाता है, तो वो किया जाता है आपका लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पारित किया जाता है। किस में पारित किया जाता है, लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों में पारित किया जाता है। जबकि धन विधेयक जो है कि सिर्फ और सिर्फ आपका लोकसभा में पारित होता है। कहां पे पारित होता है मेरे प्यारे दोस्तों, लोकसभा में पारित होता है। अब यहाँ पे एक चीज आप लोगों को समझ लेनी है कि धन विधेयक के संबंध की अगर मैं बात करूं तो लोकसभा की जो है कि शक्ति जो है कि सर्वाधिक होती है राज्यसभा से। किससे, राज्यसभा से। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, धन विधेयक के संबंध में लोकसभा की शक्ति किससे ज्यादा होती है, राज्यसभा से। लेकिन अगर मैं बात करूं कि जो अखिल भारतीय सेवा आयोग पे कानून बनाने का कार्य करता है, यानी कि यूपीएससी पे जो कानून बनाने का कार्य करता है, उसकी अगर मैं बात करूं तो इस संबंध में जो राज्यसभा होती है इसकी शक्ति जो है आपकी सर्वाधिक होती है, किससे, लोकसभा से। ठीक, अब मैं बात करूं जो वित्त विधेयक होता है, तो वित्त विधेयक की अगर मैं बात करूं तो वित्त विधेयक में देखिए मेरे प्यारे दोस्तों क्या होता है, दोनों की शक्ति जो है आपकी क्या होती है, बराबर होती है। यानी कि राज्यसभा और बराबर आपका क्या हो जाएगा, लोकसभा। ये दोनों की शक्ति आपका क्या होती है, बराबर होती है। किसके संबंध में, वित्त विधेयक के संबंध में। देखिए यहाँ पे दोनों में पारित किया जाता है तो दोनों की शक्ति बराबर होगी। यहाँ सिर्फ लोकसभा में पारित किया जा रहा था तो यहाँ पे लोकसभा जो है कि आपकी ज्यादा हो गई। और वित्त विधेयक में आपका यूपीएससी किससे संबंधित, जो भी आपका जो है कि अखिल भारतीय सेवा आयोग से संबंधित जो भी कानून बनेंगे वो उसमें राज्यसभा की शक्ति सर्वाधिक होती है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो हम बात कर रहे थे वित्त विधेयक। तो वित्त विधेयक जो है कि लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में पारित होती है। तो यही आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब मैं बात करूंगा कि जो हमारा साधारण विधेयक आता है उसके बारे में, तो उसको देखिए मेरे प्यारे दोस्तों। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों साधारण विधेयक कि क्या होता है साधारण विधेयक। देखिए साधारण विधेयक का मुख्य जो कार्य होता है वो क्या है, कानून बनाना होता है। क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, कानून बनाना होता है। मैं यहां पे लिख सकता हूं कानून बनाना। ठीक, देखिए कैसे होता है, जैसे अगर मान लीजिए कि आपका लोकसभा या राज्यसभा है, तो लोकसभा के द्वारा जो है कि कोई विधेयक जो है कि साधारण विधेयक पारित कर के
जो है कि भेज दिया जाता है राज्यसभा में, और राज्यसभा भी जो है कि इसको पारित करके जो है कि पारित कर देता है, तो ये विधेयक जो है कि राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, और राष्ट्रपति जो है कि इसको निम्न शक्तियों का प्रयोग कर सकता है इस पे। जैसे आपका मैं बात करूं, इसको क्या कर सकता है, स्वीकार कर सकता है। दूसरा मैं बात करूं, इसे अस्वीकार कर सकता है। तीसरा मैं बात करूं, उसके पास क्या है, पॉकेट वीटो का उपयोग कर सकता है। और जब राष्ट्रपति की अगर मैं बात करूं कि इस पे अगर हस्ताक्षर कर देता है, जब यह हस्ताक्षर कर देता है तो ये पूर्ण रूप से क्या बन जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, कानून बन जाता है, और वो पूरे भारतवर्ष में लागू हो जाता है, या भारतवर्ष के किसी एक हिस्से में जो है कि वो लागू हो जाता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं और आगे की चीजों को देखते हैं। ठीक है, तो अब मैं बात करूंगा जो वार्षिक वित्तीय विवरण आता है मेरे प्यारे दोस्तों, जिसको हम लोग बोलते हैं बजट। बजट के बारे में हम लोग बात करेंगे, क्योंकि एक चीज और है मेरे प्यारे दोस्तों, क्या कि जो बजट शब्द जो है कि आपका संविधान में उल्लेखित नहीं है। क्या है, बजट शब्द संविधान में उल्लेखित नहीं है, उसको जो है कि वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से जाना जाता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो उसके बारे में देखते हैं, तो आइए समझते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, जो वार्षिक वित्तीय विवरण होता है उसको समझिए। इसके लिए अगर मैं आर्टिकल की बात करूं, किसका बात करूं, आर्टिकल की, तो आर्टिकल आता है मेरे प्यारे दोस्तों 112। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, 112 आर्टिकल होता है। तो देखिए वार्षिक वित्तीय विवरण को किस नाम से जाना जाता है, आपको बजट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, बजट। ठीक है, भारतीय संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, वहां पे जो है कि आपको वार्षिक वित्तीय विवरण मिलेगा। ठीक है, अब आगे मैं बात करूं कि जो वार्षिक वित्तीय विवरण होता है वह एक साल के आय व्यय का लेखा जोखा होता है। क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, एक साल के आय व्यय का लेखा जोखा होता है। जो पिछले वर्ष की अगर मैं बात करूं, जो वित्तीय वर्ष की अगर मैं बात करूं, आपका 1 अप्रैल से अगर मैं बात करूं, कब से, 1 अप्रैल से लेकर आपका 31 मार्च तक का होता है। क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, यही आपका जो है कि लेखा जोखा होता है 1 अप्रैल से लेके, यानी कि वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल से लेके आपका 31 मार्च तक, जो नए वर्ष आएगा 31 मार्च तक, वहां तक का लेखा जोखा ये करता है। उसकी अगर मैं बात करूं इसके बाद कि बजट जो है कि भारत सरकार के जो आपकी सभी प्रकार के आय और व्यय है उसकी गणना करता है। क्या करता है, सभी प्रकार के आय और व्यय है उसकी गणना करता है। बजट की अगर मैं बात करूं तो बजट आपका जो है कि बनाती कौन है, तो बनाती इसको कार्यपालिका है, कार्यपालिका। लेकिन पेश कहां होता है मेरे प्यारे दोस्तों, ये पेश कहां होगा, विधायिका में जो है कि ये पेश होता है। कहां पे होता है, विधायिका में ये पेश होता है। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब मैं बात करूं कि जो बजट होता है, अगर मैं इस बजट की बात करूं तो बजट घोषित होने की तिथि कौन तय करता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो वो आपका राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, यानी कि राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से जो है कि यह बजट जो है प्रतिस्थापित हो जाता है, कहां पे, विधायिका में। ठीक, उसके बाद से अगर मैं बात करूं कि एक पॉइंट और आता है, बजट जो आपका सबसे पहले भारत में प्रस्तुत किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, 1860 ईस्वी में जेम्स विल्सन के द्वारा जो है कि बजट प्रस्तुत किया गया था, विल्सन के द्वारा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, कब प्रस्तुत किया गया, 1860 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया। और इस बजट के सबसे पहले आय की अगर मैं बात करूं, आयकर की, इसी बजट में अगर मैं बात करूं सबसे पहले किसका, आयकर की व्यवस्था की गई थी, आयकर की व्यवस्था की गई थी। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। अब बजट के पारित होने का जो प्रस्ताव होता है उसको समझिए, यानी कि बजट पारित होने का प्रस्ताव, पारित होने का प्रस्ताव की अगर मैं बात करूं तो देखिए 1921 से पहले अगर मैं बात करूं, 1921 तक बजट जो है आपका 2 रूप में प्रयोग होता था। कौन कौन सा, एक तो आपका रेल बजट अलग प्रस्तुत किया जाता था और एक आम बजट।
क्या मेरे प्यारे दोस्तों, एक आम बजट और रेल बजट अलग अलग प्रस्तुत किया जाता था। कब तक? 1921 ईस्वी तक। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, इसको आम बजट के नाम से भी जाना जाता था। किसके नाम से? आम बजट। ठीक, आम बजट के नाम से। लेकिन बाद में क्या हुआ, एक समिति आई, एक वर्थ। क्या आया मेरे प्यारे दोस्तों? एक वर्थ समिति के अनुशंसा पर इसको बदल दिया गया। क्या कर दिया गया? इसको बदल दिया गया और इसको जो है कि फिर से जो है आपका 2017 में जो है 1921 ईस्वी तक आम बजट ही प्रस्तुत किया जाता था। रेल बजट आम बजट एक ही था, लेकिन 1921 के बाद जो है कि रेल बजट और आम बजट को अलग कर दिया गया। फिर जो है आपका 2017 में क्या हुआ कि रेल बजट और आम बजट को क्या कर दिया गया? एक बजट ही बना दिया गया। क्या बजट बना दिया गया मेरे प्यारे दोस्तों? फिर जो है कि इसको आम बजट कर दिया गया। कब कर दिया गया? आम बजट, आम बजट कर दिया गया। कब किया गया मेरे प्यारे दोस्तों? 2017 में, जब मोदी जी की सरकार थी तभी जो है कि ये जो है आपका कर दिया गया। यानी कि 2017 में ये आम बजट कर दिया गया और रेल बजट और आम बजट को मिला के एक ही कर दिया गया। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, एक ही कर दिया गया। ठीक, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और ये पेश कब से कब तक होने लगा मेरे प्यारे दोस्तों? तो ये पेश जो है आपका जो है कि 1 फरवरी को होने लगा। यानी कि फरवरी के प्रथम सप्ताह की अगर मैं बात करूं तो प्रथम सप्ताह में ये पेश हो जाएगा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यानी कि फरवरी के ये प्रथम सप्ताह में जो है कि आपका पेश हो जाएगा। अब आगे मैं बात करूं कि बजट का जो प्रस्तुतिकरण है उसको समझिए मेरे प्यारे दोस्तों। यानी कि बजट का प्रस्तुतिकरण, इसके प्रस्तुतिकरण की अगर मैं बात करूं तो इस पे बहुत प्रकार के बहस होते हैं। क्या होते हैं? बहस होते हैं, फिर कटौतियां होती हैं कई प्रकार की। तो उन सारी चीजों के बारे में मैं यहाँ पे एक एक करके जो है कि बात करूंगा। जो मैं बोलूंगा वहीं आपका नोट्स होगा। क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? जो मैं बोलूंगा वहीं आपका नोट्स होगा। तो उसी पे आपको फोकस करने हैं कि मैं बोल क्या रहा हूं, उसी को आपको लिखने हैं। ठीक है, तो समझिए। मैं बजट की बात करूं तो बजट किसके द्वारा पेश किया जाता है? फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा जो है कि पेश किया जाता है, वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है। और बजट जो है आपका अगर मैं बात करूं तो कब से? 2017 में जो है कि फरवरी में 1 फरवरी को पेश किया जाने लगा। ठीक है, इस पर क्या होता है? बजट पर जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं भाषण देते हैं और चीजों को क्या करते हैं जो है कि डिस्क्राइब करते हैं। उसके बाद से इस पे जो पहला बात आता है उस पे आम बहस होती है। क्या होता है? आम बहस। इसको लिखिए आप लोग। क्या होता है? पहला आम बहस होता है। इसमें वित्त मंत्री के प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या होते हैं इसमें? आम बहस में क्या होता है? वित्त मंत्री से जो है कि डायरेक्टली प्रश्न पूछ लिया जाता है और वित्त मंत्री क्या करते हैं? उसका जवाब देते हैं। क्या करते हैं? उसका उत्तर देते हैं। दूसरा अगर मैं बात करूं कि क्या आता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो विभागीय समितियों द्वारा जांच। यानी कि जो विभागीय समितियां हैं, विभागीय समितियों द्वारा जांच, कि जो विभागीय समितियों द्वारा इसकी जांच होती है उसके बारे में समझिए मेरे प्यारे दोस्तों। तो इन समितियों द्वारा 3 से 4 सप्ताह तक जांच पड़ताल किया जाता है। क्या की जाती है? जांच पड़ताल की जाती है। यह अस्थायी समिति होती है। यह अनुदान की मांग पर जांच पड़ताल करते हैं। तो देखिए, यह एक अस्थायी समिति होती है यह, और अनुदान की मांग पर जो है कि यह जांच पड़ताल की जाती है। तीसरा अगर मैं बात करूं क्या आता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो तीसरा आता है आपका अनुदान की मांगों पर मतदान। अनुदान की मांगों पर मतदान। तो इसको समझिए, अनुदान की जो मांग होती है उस पे जो है कि मतदान किया जाता है। फिर जो है कि आपका बजट पूर्ण रूप से जो है कि प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। चौथा की अगर मैं बात करूं कि क्या होता है, तो नीति कटौती प्रस्ताव होता है। क्या होता है? नीति कटौती प्रस्ताव। इस पे क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, इसके अंतर्गत सरकार की आलोचना की जाती है। आप जो है कि इस कटौती की राशि को जो है कि 1 रुपया कर देने को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 1 रुपया कर देने को कहा जाता है। अगला मैं बात करूं कि अगला जो आता है वो क्या आता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आर्थिक कटौती प्रस्ताव आता है। क्या आता है?
आर्थिक कटौती प्रस्ताव। इसको समझिए मेरे प्यारे दोस्तों कि जो आर्थिक कटौती प्रस्ताव है वो क्या है। अब समझिए मेरे प्यारे दोस्तों कि जो आर्थिक कटौती प्रस्ताव है वो क्या है। तो इस कटौती प्रस्ताव के अंतर्गत यह कहा जाता है कि एक निश्चित धनराशि को कम करने के लिए किया जाता है, इसका सर्वाधिक जो है कि प्रयोग किया जाता है। अब मैं बात करूंगा कि जो सांकेतिक कटौती प्रस्ताव आता है उसके बारे में। तो 5 नंबर देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आता है, सांकेतिक कटौती प्रस्ताव। कटौती प्रस्ताव, इसको समझिए कि क्या होता है। जो सांकेतिक कटौती प्रस्ताव होता है, अगर मैं उसकी बात करूं, इसके अंतर्गत 100 के गुणज में कटौती की जाती है। किसके गुणज में मेरे प्यारे दोस्तों, 100 के गुणज में जो है कि कटौती करने का प्रस्ताव रखा जाता है। अनुदान मांगों पर बहस के लिए 26 दिन निर्धारित किए जाते हैं। यदि इन दिनों में 2 मांगे पारित हो जाएं तो यह प्रस्ताव पारित हो जाएंगे। यदि ये मांगे पारित होने को रह जाती हैं तो अध्यक्ष सभापति के द्वारा सभी मांगे एक ही बार में एक ही समय में पारित कर दी जाती हैं, जिसे गिलोटिन के नाम से जाना जाता है। जिसे किस नाम से जाना जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, गिलोटिन के नाम से जाना जाता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोगों को देखना है। अगला अगर मैं बात करूं कि कौन आता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो विनियोग विधेयक का पारित होना। क्या आता है मेरे प्यारे दोस्तों, उसको लिख देता हूं मैं यहाँ पे, विनियोग विधेयक पारित होना। विनियोग विधेयक पारित होना, इसको समझिए क्या है मेरे प्यारे दोस्तों। तो देखिए, बिना इसके पारित हुए सरकार भारत की संचित निधि से क्या कर सकती है, तो पैसे को नहीं निकाल सकती है। जब तक आपका विनियोग विधेयक पारित नहीं होगा मेरे प्यारे दोस्तों, तब तक भारत सरकार की संचित निधि से किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं निकाला जा सकता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है विनियोग विधेयक। उसके बाद से अगर मैं बात करूं, जो 7 नंबर आता है उसको समझिए मेरे प्यारे दोस्तों कि क्या है। उसको देखिए, लेखानुदान। लेखानुदान क्या होता है, लेखानुदान में क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, इसके तहत सरकार का जो बजट होता है जब पारित हो जाता है तो उसका 1/6 रुपया जो है, 1/6 भाग, संपूर्ण पैसे का 1/6 भाग जो है कि तुरंत जो है कि सरकार को जो है कि देना पड़ता है। क्या होता है, सरकार को देना पड़ता है। और उसके जो 1/6 में से जितने भी भाग बचे, आपका 5/6 भाग जो बचे, वो 5/6 भाग आपको जो है कि 75 दिनों के अंदर जो है कि देना होता है। क्या करना होता है, देना होता है। किसको, सरकार को देना होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि सरकार जो है कि उसमें से पैसा निकालने के लिए अधिकृत हो जाती है। ठीक, 1/6 भाग तो तुरंत वो अधिकृत हो जाएगी, लेकिन जो बचे हुए भाग हैं उसका जो है अगर मैं बात करूं तो 75 दिनों के अंदर जो है कि 5/6 भाग वो भी उसको देना पड़ता है, निकालने के लिए अधिकृत हो जाती है। अब मैं बात करूं कि जो वित्त विधेयक आता है इसके बारे में, कि वित्त विधेयक देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, 8 नंबर की मैं बात करूं तो यहां पे लिख सकता हूं मैं वित्त विधेयक। समझिए मेरे प्यारे दोस्तों, बिना इसके सरकार भारत की संचित निधि से पूरा रुपया नहीं निकाल सकती है। इसको पारित होने के लिए 75 दिन होना अनिवार्य है। क्या है, अनिवार्य है। यह पारित होने के बाद सरकार पूरे वित्तीय वर्ष के लिए पैसा निकालने के लिए अधिकृत हो जाती है। समझ गए, वही चीज मैंने पीछे बोला था आपको कि क्या बोला था कि 75 दिनों के अंदर जो है कि सरकार अधिकृत हो जाती है पूरा पैसा निकालने के लिए। किसके अंतर्गत, वित्त विधेयक। यानी कहने का मतलब ये है आपका कि जब तक लेखानुदान नहीं होगा, लेखानुदान होने के बाद से जब आपका जो है कि वित्त विधेयक पारित हो जाएगा तो भारत की संचित निधि से पूरा पैसा निकाला जा सकता है और उसको कार्य हेतु उपयोग किया जा सकता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और आगे की अगर मैं बात करूं तो आगे हम लोग जो है कि संसदीय जो कार्यवाही होगी वो अगले लेक्चर में बात करेंगे। जो संसदीय कार्यवाही होती है इस दौरान, तो उन सारे चीज़ों के बारे में जो है कि हम लोग बात करेंगे। तो आज के लिए मेरे प्यारे दोस्तों इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जो है कि जय हिंद। और आपसे एक बात कहना चाहूँगा मेरे प्यारे दोस्तों कि आप लोग वीडियो को स्किप करके ना देखें, पूरा देखें
अब जो है कि मेरे दोस्तों लाइव क्लासेस भी चालू होने लगी हैं, तो लाइव क्लासेस जो है कि आप लोग पूरा अटेंड करिए, और जो भी आपका जो है कि क्यूरीज है इससे संबंधित उन सारे क्यूरीज, जितनी भी प्रश्न हैं आपके, उन सारे प्रश्नों को जो है कि डायरेक्टली आप लोग पूछ सकते हैं। तो आप लोग जो है कि पूछते रहिए, कमेंट करते रहिए, और अपने दोस्तों, अपने मित्रों और जो है कि अपने साथी संबंधियों में फॉरवर्ड करते रहिए, ताकि आपके मित्रों को भी इसका फायदा हो सके। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।